कोई मोटिवेशन, कोई एनर्जी नहीं था सिवाय इसके कि मेरे पास काम नहीं था, ना मेरे पास पैसा था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ने मुझे पैशन को, मेरे पागलपन को वो रखा था कि एक आदमी ने मुझे चुना है, अनुराग कश्यप ने, कि ये करेगा वो रोल। वो बोले और क्या, अब तेरे को ले तो लिया, अब करता रहे जो करना है। सो दैट वाज हिज बिलीफ इन मी। सेक्रेड गेम्स के बंटी हों या 83 के यशपाल शर्मा, सोन चिरैया और दरबार जैसी जबरदस्त प्रोजेक्ट्स, ये हर बार अपने किरदार में जान डाल देते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। तो चलिए मिलते हैं आज जतिन सरना जी से, जानते हैं उनकी फिल्मी जर्नी, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में और कुछ नया सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ द IMT पॉडकास्ट पर। लाइट्स, कैमरा और अब शुरू होता है असली एक्शन। जतिन सरना सर, एक्टिंग के गेम चेंजर, वेलकम टू द IMT पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, आज के इस बातचीत के सफ़र की शुरुआत करेंगे हम आपके साथ दिल्ली की गलियों के बारे में, आपके बचपन के बारे में और फिल्मी दुनिया तक के सफ़र के बारे में। प्लीज़ कुछ बताएं। मैं पैदा हुआ था दिल्ली में, जमुना पार एरिया जो है, ईस्ट दिल्ली जिसे कहते हैं। मतलब जमुना पार कहते थे तो पहले ऐसा लगता था ना, बड़ा लोग वैसे देखते हैं जमुना पार को, तो मैंने ईस्ट दिल्ली, कृष्णा नगर ऐसे कहना शुरू कर दिया। लेकिन हूँ मैं जमुना पार से, और स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई है। हमारे फादर की जो शॉप है वो भी वहीं लाल क्वार्टर में ही है। तो बहुत सारा वक्त रामनगर की गलियों में, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, चंदर नगर, इन सब में गुजरा है। वहीं पास में एक स्कूल है सोम बाज़ार में, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट जो होता है वो पता लगा अपना कि करना क्या है लाइफ के अंदर। बिकॉज़ फादर के साथ दुकान पे बैठने का ऑप्शन था, विच वाज ऑलवेज ओपन, बट मुझे ऐसा लगता था कि इससे आगे है कुछ जीवन में जो करना है। तो वो दुकान का वो छोड़ के रास्ता फिर मैंने अपना एक्टिंग का इख्तियार किया, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, डांस और एक्टिंग में। तो वो मैंने शुरू किया। तो वो फिर एक रास्ता ढूंढना था कि वो है कहाँ, वो मंजिल कहाँ पे है जहाँ से वो शुरू किया जाएगा। क्योंकि सबको पता होता है कि बॉम्बे जाना है, लेकिन बॉम्बे उतना आसान है नहीं। बॉम्बे के लिए कहा जाता है कि बॉम्बे आप जाएँ तो बॉम्बे ना आपको एक दो बार फेंकता है, जैसे समंदर है ना, वो सामान फेंकता है बाहर। तो वैसे बॉम्बे भी एक दो बार आपको टेस्ट करता है कि क्या वाकई तुम यहाँ इस जगह पे रहने के और इस जगह पे जो तुम सपना लेके आए हो उसे पूरा करने के तुम में हिम्मत है भी कि नहीं। तो वो बड़ा टेस्ट था मेरे लिए। मैं कई बार मैंने बॉम्बे जाने का ट्राई किया, और कई बार मैं कभी खुद की वजह से, ज़्यादातर खुद की वजह से फेल हुआ, वापस आया। बट फिर एक बार पक्का फ़ैसला करके जब मैं बॉम्बे गया तो उसी वक्त मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक सेक्रेड गेम्स जो है वो मिल गया था। वरना उससे पहले मैं फिल्में कर रहा था दिल्ली रहते हुए। मैंने काफ़ी थिएटर किया। मैं श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ से पास आउट हूँ। मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है। लगातार मैं थिएटर करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। उसी दौरान जितनी भी दिल्ली में फिल्में आती थी उनमें एक्स्ट्रा का काम हो या रोल्स हो, छोटे से बड़ा कोई भी, वो काफ़ी फिल्मों में मैंने किया। और यहीं से मुझे एक अपनी पहली बड़ी फिल्म जो सिनेमा रिलीज़ थी, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ थी, जो कि सात उचक्के है, फ्राइडे फिल्म वर्क्स के साथ, नीरज पांडे सर की, वो मिली। उसके बाद मेरठिया गैंगस्टर, फिर अपना सीक्रेट गेम्स, और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। सो फिल्म इंडस्ट्री में आज के समय में स्ट्रगल और सक्सेस के बीच लाइफ को बैलेंस करना कैसा है आपके लिए, कैसा एक्सपीरियंस है? दोनों की जो डेफिनेशन है ना वो अलग है। पहले तो वो डेफिनेशन किसके लिए क्या मायने रखती है। क्या हम वही पढ़ा हुआ, सुना हुआ ही स्ट्रगल मान रहे हैं, वही देखा हुआ जो फाइनल डेस्टिनेशन है कि ये मुकाम है, यहाँ पे जाके सक्सेस है, वो क्या है, वो थोड़ा सा तय करना पड़ेगा। जैसे मेरा भी वही था कि जब तक मैं प्लेटफॉर्म पे सोऊंगा नहीं, या मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, 4-4 दिन भूखा रहूँगा, तो शायद
मेरी स्ट्रगल गिनी जाएंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं काम जानता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा है या मौका नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें बड़ी अलग हैं। जो मेरे केस में मुझे सारे सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। घर से निकला, पापा से बोला कि बॉम्बे जाना है। उन्होंने पहली बार में 5,000 रुपये पकड़ाए थे, टिकट दे दिया था बॉम्बे का कि चले जाओ। गया, लेकिन समझ में आ गया कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट कुछ और है। पहले तो अपने आप को पक्का करना कि दिल्ली का एक लड़का जो जॉइंट फैमिली में रहा है, जिसने कभी अलग रूम में जो सोया नहीं है अकेला, क्योंकि 2 ही कमरे थे हमारे पास, एक में मम्मी पापा थे, एक में मैं और छोटा भाई। तो वो हमेशा से कोई है, सिक्योरिटी है, वो हमेशा से दिमाग में रहा। दिमाग में होता है। तो बॉम्बे गए आप, तो बॉम्बे तो बड़ा शहर है, आप अकेले हो, किसी को जानते नहीं हो, आपके पास अपना ठिकाना नहीं है। फिर अपना घर अपना होता है, जितना भी है, छोटा है बड़ा है, उसमें एक सुकून होता है। बाहर जाके रहना, मतलब मैं फिल्में शूट करने लगा, मुझे बाहर शहरों में जाना पड़ता था अलग अलग। मैं कभी भी होटल के रूम में अकेला सो ही नहीं पाता था। मैं सारी रात मुझे जागता था, सुबह होने का इंतज़ार करता था कि सुबह हो और मैं वो करूं। मुझे नींद ही नहीं आती थी, डर भी था, कई सारी चीज़ें थी। तो वो एक अलग ही जोन था स्ट्रगल का कि कैसे वो मुकाम हासिल करें, क्या कमी है अपने अंदर जिसको ठीक करना है। एक्टिंग के लिए थिएटर का कोर्स ज्वाइन किया, बहुत टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं मिल रहा था। तो किसको जाके पकड़ना है, किसको आवाज़ लगानी है, तो मतलब वो बिल्कुल दिशाहीन है सारा मामला। आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्रैक करना है, और सक्सेस अगर है तो वो कहाँ है, लास्ट क्या है उसका। मतलब क्या जब मैं एक बड़ा बंगला ले लूँगा और आसपास 50 लोग होंगे, वो सक्सेस है, तो वो भी एक अलग मायने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जो पा रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ, या जिस तरह का काम मेरे को चाहिए, अगर वो मिल जाएगा तो मुझे लगेगा मैं सक्सेसफुल हूँ, खुश हूँ। और अभी तक की जो मेरी जर्नी है उसमें मुझे ऐसा लगता है वाकई एक आदमी जो एक्स्ट्रा का काम करता था वो आज उसको लोग जानते हैं, उसके काम को सराहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए अभी तक की एक, इस पॉइंट तक की एक सक्सेस है जो आगे ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी। तो वो घटना और बढ़ना, वो दोनों इसके जो है साथ में चलते हैं। थिएटर और फिल्म एक्टिंग में सबसे बड़ा फ़र्क आपके हिसाब से क्या है? देखिए थिएटर में ना वो अकॉर्डिंग टू यू, हाँ मैं बिल्कुल, वो थिएटर का क्या है कि उसमें कट की सुविधा नहीं है कि कट चलो दोबारा से कर सकते हैं। मतलब कुछ गलत हो गया तो आगे बढ़ना है, वन एंड गो। हाँ, वन गो में। मतलब आपने रिहर्सल करी, आपने तैयारी की, बट जब शो करने आए हो तो देयर इज़ नो प्लेस यू कैन हाइड अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया या गलती हो गया। सो यू हैव टू रेक्टिफाई देयर एंड देन। आपने उसी गलती को उसी वक्त ठीक करना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जा सकते। कैमरा पे ये सहूलियत आपको मिलती है कि गड़बड़ हो गई है, कुछ हो गया तो कट है। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एक्टिंग को लेके, जब मेरे से लोग इस सवाल को पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि फ़र्क मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है। जीना दोनों में ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थिएटर में आप नहीं जीते हैं या लाउड बोलते हैं ना, लाउड होता है थिएटर, लाउड होता है। जीना दोनों में पड़ेगा। कैमरे में ये सहूलियत है कि कैमरा आपकी एक एक चीज़ को पकड़ लेता है। तो जो चीज़ हमें थिएटर में एग्जैजरेट करके कई बार बतानी पड़ती है या दिखानी पड़ती है, या हर एक चीज़ को बोल के बताना पड़ता है, फिल्म के अंदर वो जो है वो एक दूसरा सीन डाल के, कैमरा क्लोज करके, बहुत ज़्यादा परफॉर्म ना करते हुए, बड़ी रीटेक करके, हाँ डिटेल अपने आप कैमरा पकड़ लेता है, बिकॉज इट्स ए क्लोज मीडियम। थिएटर बहुत दूर है, दुनिया बैठी है, ऑडियंस दूर है, सो बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। तो वो एक कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। उनमें कॉमन एक है, ऑनेस्टी वहाँ भी चाहिए, ऑनेस्टी कैमरे के सामने भी चाहिए। कैमरे के सामने इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि कैमरा एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को भी यूँ पकड़ लेता है। तो ज़रा से भी डिसऑनेस्ट हुए, ज़रा सा भी आपने कुछ ऐसा किया तो वो कैमरा छप गया तो छप गया। बट हाँ ऑब्वियसली कट की सुविधा तो है ही है। जब चीज़ें मुश्किल होती हैं कभी लाइफ में,
समटाइम्स हो जाता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, यार मैं कहाँ उलझ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे मोटिवेट करते हैं आप खुद को? हाँ, ये सवाल मेरा इसलिए भी है, मैं चाहती हूँ कि आज का यूथ इससे कुछ सीखे। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता है जी। कि एक चीज़ है तय करी है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी रुकावटें, अड़चने या ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। उसके लिए एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी गाइडिंग फोर्स, इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, उन लोगों से सराउंडेड होना बहुत ज़रूरी है जो आपके साथ उस सपने को देखते हैं। तो वो क्या होता है ना, आप भटकते नहीं हो। वरना क्या होता है कि बड़ी आसान है कि आप जा रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप अलग अलग डिसीजंस लेने लगते हो या वहाँ से भटक जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी भी अपने जर्नी में ऐसा लगे, मोमेंट आए, जस्ट एक बात याद करनी है कि यार मैंने शुरुआत किस चीज़ के लिए की थी, क्या मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, क्या मैंने वो उस लक्ष्य को पा लिया है? नहीं तो फिर आप रुक नहीं सकते हो, फिर आपको फाइट करना ही पड़ेगा खुद से, खुद को उठा के, गिरबान से पकड़ के, खींच के, कुछ भी करके आपको रहना ही पड़ेगा उन लोगों के लिए जो आपको, जिनकी निगाहें आपकी तरफ उठी हुई हैं, जो आपको देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि आपके सपने तो आपके होते हैं, लेकिन किसी और की भी एनर्जी का सोर्स आप हो जाते हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त कई ऐसे जो सिर्फ ये देख के कि यार ये पूरा कर रहा है कुछ अपना, तो वो मुझे बार बार यही ब्लेसिंग देते हैं कि यार तू कर, यार बस तू करता जा, कुछ कर ले बस। उसमें वो अपना कुछ हिस्सा जी ले। मुझे भी नहीं पता वो क्या उनको मिलता है, लेकिन वो जो ऑनेस्टी है ना, वो मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स है कि यार उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, उसको मेरे से कुछ मिल रहा है ना कुछ है, वो इतनी शिद्दत से बात कह रहा है कि यार तू कर ले यार, मेरे लिए वो बहुत है। या माँ बाप रोज़ आप फ़ोन उठाओ तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, भगवान तेरे को खूब तरक्की दे, खुश रहे, सेहत दे। तो वो जो प्यार कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है ना, वो जो उनकी जो आस है, वो जब आप रोज़ सुनते हो, इसलिए बड़ा ज़रूरी है माँ बाप से बात करो। माँ बाप का ज़रूरी है वो अपने लोगों से बात करें, तो वो करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होंगी तो बेटर हो पाएगा लाइफ। कभी ऐसा घर से दूर आप रहते हैं, आपने जैसे कि मुझे बताया, आपको शूटिंग के दौरान कई जगह पे विज़िट करना पड़ता है, जगह पे जाना पड़ता है, इमोशनली कभी आप वीक हुए घर वालों के लिए, उनको याद करके? कभी कोई ऐसा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा सर, मोटिवेट करना, वो ताकत देती है वो चीज़ आपको? बिल्कुल देती है। कई बार दूर होते, अभी भी बॉम्बे रहता हूँ तो मैं सुबह ज़रूर फ़ोन करता हूँ घर वालों को, दोस्तों को जो बहुत करीबी है उनको एक बार कॉल ज़रूर करता हूँ, क्योंकि आप अकेले हो वहाँ, कोई भी आपके आसपास नहीं है। आप काम पे गए तो आपने अपना काम किया, आप वापस आ गए, वहाँ रोज़ कोई दोस्त तो बना नहीं रहे हो या कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो आपको चाहिए ये वैलिडेट करने के लिए कि आपकी एग्जिस्टेंस है, आप हो, किसी के लिए ज़रूरी हो, आप इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए, चाहे आपसे कोई प्यार करता हो उसके लिए हो, या आप किसी को प्यार करते हो उसको जताने के लिए कि मैं हूँ। वो आपके होने का जो, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया के चलते भूल रहे हैं सब कुछ, हम उसी में फंसे हुए हैं, वो रील को स्क्रॉल कर करके हम लोग दीवाने हुए पड़े हैं, उसमें से हासिल कुछ नहीं हो रहा सिवाय टाइम जा रहा है। वो लोग छूट जा रहे हैं, कमरे में बैठे हैं तो 4 लोग बैठे हैं तो चारों ही मोबाइल पे बैठे हैं, बातें ख़त्म हो गई हैं। इनफैक्ट ये मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, जिस दोस्त के साथ बैठकर मैं घंटों घंटों बातें करते थे, नहीं भी करते थे लेकिन एक बॉन्डिंग थी, अब बैठते हैं तो वो अपने मोबाइल पे, मैं अपने मोबाइल पे हूँ। घर पे जाता हूँ तो मैं मम्मी पापा को डांटने का मन करता है, जैसे पिताजी मेरे मोबाइल देखते रहते हैं, मैं बोलता हूँ यार क्या कर रहे हो यार, बट वो मुझे टाइम देते हैं, उनका ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई फील के कहाँ किस जगह फंस गए हम लोग। जी सर, अब कुछ मूवीज़, आपकी जर्नी मूवी को लेकर, जैसे कि दरबार में रजनीकांत साहब के साथ आपने उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल आपने किया। नहीं, मैं उसमें तो गुंडा बना था जो उन्हें चैलेंज करता है। ओके जी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है अभी तक। जैसे कुछ एक्टर्स, कुछ स्टार्स हैं जिनके साथ मैं दिल से काम करना चाहता हूँ,
जिनमें से रजनीकांत सर, कमल हासन सर। क्या वाइब्स आती हैं सर उनके साथ अटैच होना, काम करना? वो एनर्जी अलग है, मतलब आप तो बहुत अपने आप को, मतलब आप छोटे हो और छोटा महसूस करते हो उनके एक बड़ी सी फिगर के आगे। और जिस तरह के वो हम्बल इंसान है, वो आपको बहुत कुछ बिना सिखाए बोले दे जाता है। मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि रजनी सर को मैं देख लूं, जो हिंदुस्तान की जनता पे राज करता है, वर्ल्ड में जिसका नाम है, वो उनके साथ एक फ्रेम में या उनके पैर के पास बैठ के आशीर्वाद भी अगर मैं ले लूं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जस्ट टू फील दैट एनर्जी। जैसे मेरा बड़ा मन है कि मैं मिस्टर बच्चन के साथ किसी दिन स्क्रीन शेयर कर सकूं, शाहरुख खान साहब के साथ काम कर सकूं। तो बिल्कुल सर, हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ है Thank और you. इंतज़ार भी करेंगे बहुत जल्दी आप इन दोनों ही जल्दी। कैरेक्टर्स के साथ में, इन दोनों ही पर्सनालिटीज़ के साथ में हम आपको बड़े पर्दे पर देखें। अगला सवाल, बंटी का किरदार बहुत पावरफुल था एंड इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? कहीं से कोई ऐसा मोटिवेशन, कोई ऐसी एनर्जी? कोई मोटिवेशन, कोई एनर्जी नहीं था सिवाय इसके कि मेरे पास काम नहीं था, ओके। ना मेरे पास पैसा था। और ये दोनों ही चीज़ें उस वक्त बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 2 साल हो चुके थे मेरी ज़िंदगी के। मराठिया गैंगस्टर रिलीज़ होने के बाद, सातों चक्के रिलीज़ होने के बाद कोई काम नहीं था 2 साल। और मुझे ऐसा लगा था अगर मेरे को लोग इतना सराह रहे हैं, इतना काम को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। उस 2 सालों के बीच में कुछ अच्छी फिल्में आई भी जो हाथ से मेरे निकल गई, बिकॉज नोन नहीं है, ये है वो है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ने मुझे पैशन को, मेरे पागलपन को वो रखा था कि एक आदमी ने मुझे चुना है, अनुराग कश्यप ने, कि ये करेगा वो रोल। वो कॉन्फिडेंस, वो प्यार उनका, और मैं ये प्रूव करने के लिए कि आई एम वर्थ इट, बस ये ही फोर्स थी और कोई फोर्स नहीं थी। बंटी जितना गुस्सैल दिखता है कैरेक्टर में, असल में वो कैसा है? वो तो बंटी को पता होगा। मेरी बात कर रहे हैं तो मैं तो जतिन सरना कैसे हैं? पहले बहुत, मतलब पहले एग्रेशन ज़्यादा था, अभी एग्रेशन चैनलाइज हो गया है। एग्रेसिव बहुत था मैं, गुस्सा आना, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी जो किस्मत है, आपका जो टाइमिंग है, कब आपने क्या होना है, वो लिखा हुआ है, वो वैसे वैसे ही होगा। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि क्यों नहीं हो रहा है, तो सब कुछ चीज़ें, वो एनर्जी बड़ी स्कैटर्ड थी। लेकिन अब वो चैनलाइज्ड हो गई है, तो अब वो समझ में आता है कि एनर्जी लगानी कहाँ है, फोकस कहाँ करना है। क्योंकि जिस जगह पे आप फोकस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे और वो अचीव कर पाएंगे। अगर वो एनर्जी इधर उधर होगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बंटी का पता नहीं, लेकिन मैं अभी थोड़ा चैनलाइज्ड हूँ। हालांकि इस सवाल का जवाब शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ स्क्रीन आपने शेयर की जी, और इसके अलावा सर कई ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारी रही, रणवीर सिंह जी रहे, मनोज बाजपेयी जी रहे, कबीर खान जी रहे। तीनों में से सबसे मज़ेदार इंसान आपको कौन लगा? मज़ेदार तो रणवीर सिंह है। मज़ेदार के मतलब उसके मायने अलग हैं। मनोज जी भी उतने एंटरटेनिंग है, बात करते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। नवाज भाई थोड़े से कंपोज्ड हैं, कम बात करते हैं, लेकिन जब बातचीत होगी तो किससे वो भी सुनाते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन रणवीर क्या थ्रू आउट मस्ती वाला आदमी है, उसको अपने जैसा कोई मिल जाए तो वो और बॉन्ड करता है। तो हम दोनों 83 के दौरान खूब बॉन्ड करते थे, खूब वी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर के। वो कहाँ है, उसको ढूंढते हुए आएगा मुझे कि जतिन कहाँ है, तो वो कुछ प्रैंक प्लान करेगा, कुछ नए नए चीज़ें लेके आएगा, वैसे ही फिर उसको मैं जवाब देता था। तो हम दोनों का वो एक बड़ा प्यारा रिलेशन बना, और वो चार्ज अप रखता है पूरे सेट को ना, तो वो एक बड़ा अच्छा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन है। 83 में आपने यशपाल शर्मा का किरदार निभाया था, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या फीलिंग थी आपकी? कमाल की, बिकॉज वो पहले एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिंदा मेरे सामने था और मुझे उसको पढ़ना था और प्ले करना था। तो मैं उनसे मिला भी फिल्म की शूट पे जाने से पहले। उनका काफ़ी 1 घंटे का मैंने इंटरव्यू खुद किया, जिससे रिकॉर्ड करा, और मैंने उसको फिर रोज़ मैं देखता था। तो जब भी सीन करने जाता था तो मैं इमेजिन करता था कि यशपाल सर इस सिचुएशन में क्या कर रहे होते हैं। तो
वो मुझे उनसे बात करके समझ के धीरे धीरे, क्योंकि एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, दोनों ही एग्रेसिव हैं और पंजाबी हैं, तो वो एक चीज़ कॉमन होने की वजह से कई चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हो गई। ओके, ग्रेट। शूटिंग के दौरान क्रिकेट की प्रैक्टिस कितनी मुश्किल थी? आप खेला करते हैं अमूमन क्रिकेट? मैं खेलता था लेकिन मुश्किल था, मैं शॉट खेल ही नहीं पाता था, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी बल्लू सर से, हमारे जो बलविंदर सिंह जी सर हैं, हमारे कोच भी थे और टीम के स्क्वाड के मेंबर भी थे वो 83 के। वो मुझे बोलते थे अय्याश बैट्समैन। तो उन्होंने बोला अय्याश बैट्समैन का मतलब कुछ नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको बस बॉल आनी है, इसको बॉल को फाड़ने के चक्कर में रहता है कि उसे घुमा दूं, उसे फाड़ दूं, क्योंकि टेक्निक है बैटिंग करने की। मैं टेक्निक से बाहर जाके सिर्फ कि मुझे रहता था कि मैं दिखा दूं, बस शॉट मार के दिखा दूं, तो मुझे बहुत डांटते थे कि यार तू सही बंदा नहीं है। अगर बंटी और यशपाल शर्मा आमने सामने होते हैं तो उनकी बातचीत कैसी होती है? कोई एक डायलॉग के तौर पे आप या किसी एक्टिंग के तौर पे? वो वही बाल कहता है कि छतरी गाड़ डालनी है, पता है ना, फिर वो यशपाल जी ने बल्ला दिखाना था, पर बंटी भागता और क्या। चलिए सर, अनुराग सर का डायरेक्शन स्टाइल बाकी डायरेक्टर्स से कैसे अलग है? कोई बिहाइंड द सीन उनके साथ आपकी कोई मेमोरी? बहुत सारी हैं। वो एक्चुअली फ्री हैंड बहुत देते हैं, वो एक्चुअली एक्टर को मौका देते हैं कि तू लेकर आ क्या है। मुझे याद है मेरा पहला दिन था, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी इसकी, मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गया था, तो अनुराग सर मुझे मिले और मैंने बोला बताइए मुझे कैरेक्टर के बारे में। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, गाली गलौज करता है, बहन को मारता है, एक्सट्रीम है और एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बड़ा कट्टर है और इस तरह का उसका हुआ। मैंने कहा और? वो बोले और क्या, अब तेरे को ले तो लिया, अब करता रहे जो करना है। सो दैट वाज हिज बिलीफ इन मी। तो उस पर हम लोगों ने ग्रो किया। एज जब भी हम शूट पे जाते थे, लिखा हुआ कुछ है, मैंने पढ़ा, मैंने समझा, एंड देन आई यूज्ड टू डिलीवर। पॉजिटिव एनर्जी वो पहले ही हाँ, वो कॉन्फिडेंस पहले ही दे दिया था उन्होंने मुझे कि तू कर, तू क्या करेगा कर। और जब तक मैं कैरेक्टर में घुसा, फिर उसके बाद तो बनाया उसको हमने। एंड थैंक्स टू अनुराग कश्यप सर फॉर दैट। आज अगर आप बॉलीवुड में नहीं होते तो आज जतिन सरना जी क्या प्लान करते लाइफ में? कहाँ होते? क्या बनने की इच्छा थी? बनना तो क्रिकेटर भी चाहता था, फौज में भी जाना चाहता था, मगर मुझे लगता अगर ये नहीं कर रहा होता तो शायद पापा के साथ दुकान पे बैठा होता, शायद। आई एम डाउट कि मैं इसके अलावा कुछ कर पाता, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो मैंने सोचा मैंने वही किया अपनी ज़िंदगी में। सर, आखिरी चंद सवाल की तरफ जो कि रैपिड फायर है। दिल्ली की चाय या मुंबई की कॉफ़ी? दिल्ली की चाय। गली क्रिकेट या प्रोफेशनल गेम्स? गली क्रिकेट। 5 करोड़ का ऑफर लेकिन बिना डायलॉग का रोल, यस और नो? एक्सेप्टेड। बिना डायलॉग के रोल तो बिल्कुल एक्सेप्टेड। 5 करोड़ मिल रहे हैं ना जी? 5 करोड़ मिलेंगे ना। हाँ। रात भर पार्टी या घर पर नेटफ्लिक्स एंड चिल? पार्टी मैं करता नहीं हूँ, तो नेटफ्लिक्स एंड चिल। दिल्ली की चाट या मुंबई का बड़ा पाव? वड़ा पाव अच्छा है लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, तो दिल्ली की चाट ही बेस्ट है। 1 वर्ड फॉर अनुराग कश्यप सर? ब्रिलियंस। आपके करियर का अब तक सबसे प्राउड मोमेंट? यही कि मैं अपने मदर फादर को 83 के प्रीमियर पे ले जा सका। उन्होंने सबसे मुलाकात की, मिले, एंड दे वर फीलिंग प्राउड। मेरा भाई जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, छोटा, जिसने सेक्रीफाइस किया है शायद अपने करियर को, ताकि वो दुकान पे पापा के साथ बैठ सके और मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मेरा छोटा भाई है, वो बहुत प्यार करता है मुझे। अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है सर। हाँ, मतलब इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू इंक्लूड माय ब्रदर फॉर दिस, क्योंकि वो छोटा भाई है, छोटा है, लेकिन वो उससे बहुत मुझे हिम्मत मिलती है चीज़ों को देख के। सर, हम ज़रूर चाहेंगे आप अपना पॉडकास्ट अपने ब्रदर के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं बिल्कुल उसे पहुंचा दूंगा आपकी बात। सर, आज की यंग जनरेशन को एंटी पॉडकास्ट के थ्रू क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज सिंपल और क्लियर है यार, आपने जो सोचा है अपने लिए वो इसी ज़िंदगी में एक ही लाइफ में पूरा करना है, उसके लिए जी जान लगा दो। कोई एक्सक्यूज़ की जगह मत छोड़ो कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ कि यार आज नहीं कल, लेकिन मुझे समझ में आता है उससे हासिल कुछ नहीं होगा। यू हैव टू फाइट, फाइट एंड फाइट। अपने आप को बिल्कुल मौके पे रखो, अपने जीवन का मकसद समझ लोगे यार क्यों है,
क्या है, किस लिए हूँ मैं, वो जिस दिन क्लैरिटी आ गई ना, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर। आप द एम्प्टी पॉडकास्ट पर आए। उम्मीद है हम बहुत जल्द दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। और अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आपके ब्रदर की स्टोरी काफ़ी बड़ी है जी, मौका मिलेगा तो वो ज़रूर श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। थैंक यू।